हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 4 सितंबर 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली हेडिंग ली गई है वो है कि सेना के लिए आधुनिक टैंक, रडार और गश्ती विमान खरीदेगी सरकार। रक्षा खरीद परिषद ने 1,44,716 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को, यानी कि टोटल 10 प्रस्तावों को इसमें मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें यह बताया गया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती के लिए मंगलवार को सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र सेनाओं की क्षमता बढ़ाने तथा उनके आधुनिकीकरण के लिए करीब 1.45 लाख करोड़ के 10 रक्षा सौदों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें भारतीय नौसेना के लिए 7 हाईटेक युद्धपोतों का निर्माण भी शामिल है। इस खरीद सैन्य बलों की मारक क्षमता भी अचूक होगी। टोही क्षमता, खोज एवं बचाव एवं आपदा राहत अभियानों में भी काफ़ी मदद मिलने की इसमें बात कही जा रही है। भारतीय सेना के पुराने T-72 टैंकों को मॉडर्न फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स से बदलने का प्रस्ताव भी है। इन उपकरणों की लागत का 99% हिस्सा देश में डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी का होगा। DAC ने टैंक और फ्लीट के आधुनिकीकरण के लिए भविष्य के लिए तैयार युद्धक विमानों, गश्ती विमानों एवं एयर डिफेंस एयर कंट्रोल रडार की खरीद को स्वीकृति दे दी है। दुष्कर्मियों को फांसी के प्रावधान वाला विधेयक पश्चिम बंगाल में पेश कर दिया गया है और वो पारित भी हो गया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या पर लोगों के कड़े विरोध के बीच बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक में दुष्कर्म के मामलों की 21 दिन में जांच पूरी करने, पीड़ित के कोमे में जाने या मौत होने पर दोषियों के लिए फांसी की सजा जैसे प्रावधान किए गए हैं। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया गया है। सदन में विपक्षी दल भाजपा के विधेयकों ने विधेयक का पूर्ण समर्थन किया, लेकिन कुछ संशोधन की बात कही। विपक्षी विधायकों ने अस्पताल की जघन्य घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। सदन में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने विधेयक को घटना पर बंगाल के लोगों के गुस्से और विरोध से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। वहीं ममता ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ शुवेंदु के इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने महिलाओं की रक्षा के अप्रभावी कानून के लिए भाजपा शासित राज्यों के सीएम से भी इस्तीफे की मांग कर डाली। कंधार वेब सीरीज पर सरकार की फटकार के बाद नेटफ्लिक्स ने डिस्क्लेमर बदला। तो विवादित वेब सीरीज IC814 द कंधार हाईजैक को लेकर सरकार की फटकार के बाद OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने अपना डिस्क्लेमर बदल दिया है। आपत्तिजनक विषय सामग्री के संदर्भ में नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू के समक्ष पेश हुई। जाजू के ऑफिस में 40 मिनट चली बैठक में चैनल के अधिकारियों को बताया गया कि वह ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर देश की जनता की भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने नेटफ्लिक्स के अफसरों से कहा कि OTT प्लेटफॉर्म की विषय सामग्री में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ यहाँ की परंपराओं का भी हमेशा आदर किया जाना चाहिए। शास्त्री भवन में मंगलवार को सुबह यह बैठक केंद्र सरकार की ओर से अमेरिकी मीडिया कंपनी नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को तलब किए जाने पर हुई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल से कहा कि कुछ भी गलत दिखाने से पहले आपको विचार करना चाहिए। सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता से ले रही है। और इसमें किस फुटेज को लेकर विवाद है? नेटफ्लिक्स की टीम भी बैठक में अपने रिसर्च के दस्तावेज, सीरीज के संग्रहित संदर्भों के फुटेज भी साथ लेकर गई थी। लिहाजा नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने कहा कि वर्ष 1999 की वास्तविक घटना पर आधारित इस सीरीज में अब ओपनिंग डिस्क्लेमर बदला जाएगा। पैरालंपिक में दीप्ति जीवनी ने जीता कांस्य। विश्व चैंपियन दीप्ति जीवनजी ने पेरिस ओलंपिक में मंगलवार को भारत की झोली में एक और पदक डाला। जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में 55.82 सेकंड का समय निकालते हुए कांस्य पदक जीता है। इस महीने 21 वर्ष की होने वाली दीप्ति यूक्रेन की यूलिया सुलायर
और विश्व रिकॉर्डधारी तुर्की की एसल ओल्डर के बाद तीसरे स्थान पर रही हैं। मदरसे में मिली आरएसएस को आतंकी संगठन बताने वाली किताब। जाली नोट छापने वाले प्रयागराज के जामिया हबीबिया मस्जिद आजम मदरसे से एक और राज फांस हुआ है। मौलवी मदरसे के बच्चों को तामील देता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक आतंकी संगठन है। मदरसों में मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आफरीफिन के कमरे से पुलिस को उर्दू में लिखी किताब सहित कई दस्तावेज मिले। किताब का शीर्षक आरएसएस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। इसका हिंदी अनुवाद आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। किताब के लेखक महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एस.एम. मुशर्रफ हैं। इस किताब के बारे में पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक लेख भी प्रकाशित किया था। मुशर्रफ मुंबई बम धमाकों पर भी किताब लिख चुके हैं। आरएसएस से संबंधित किताब के बारे में जानकारी होने पर मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी मदरसा पहुंचे और पूछताछ करते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज में सिविल लाइंस थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने 28 अगस्त 2024 को मदरसे में छप रहे 100 रुपए के नकली नोटों का राजफास भी किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कॉलेजों के विद्यार्थियों में एनीमिया की बीमारी को लेकर होगा सर्वे। देश में एनीमिया बड़ी समस्या है। इस वजह से एनीमिया की रोकथाम के लिए स्कूलों में बड़ा अभियान चलाया जाता है। एनीमिया से पीड़ित बच्चों को आयरन व फोलिक एसिड की दवा भी दी जाती है। अब आरएमएल अस्पताल का कम्युनिटी मेडिसिन विभाग दिल्ली में कॉलेजों के विद्यार्थियों में एनीमिया की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्वे करेगा। इस दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों का ब्लड सैंपल लेकर जांच की जाएगी और डॉक्टर पता लगाएंगे कि कॉलेज में कितने विद्यार्थी एनीमिया से पीड़ित हैं। इस माह 24 सितंबर से यह अभियान शुरू होगा। अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नीलम राय ने बताया कि एनीमिया की रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फिर भी बड़ी संख्या में वयस्क आबादी भी एनीमिया से पीड़ित है। देश में 15 से 49 वर्ष की उम्र के 57% लोगों को एनीमिया है। महिलाओं में यह समस्या ज़्यादा है। 57% महिलाएं, 25% पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं। दिल्ली में भी 15 से 49 वर्ष के 49% लोगों को एनीमिया है। यहाँ 49.9% महिलाएं व 12.8% पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं। देश के पहले स्वदेशी बमवर्षक यूएवी ने भरी सफल उड़ान। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा क्षेत्र की कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने देश के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान यूएवी FWD 200B की पहली सफल उड़ान मंगलवार को घोषित की। यूएवी ने कब उड़ान भरी यह नहीं बताया गया है। यह यूएवी को फ्लाइंग वेब डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है। इसका डिज़ाइन, एयर फ्रेम, प्रलोदन प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी भारत में बनाया गया है और निर्मित किया गया है। FWD 200B 152 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है, जिसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इसे केवल 300 मीटर के रनवे की आवश्यकता होती है, जिससे यह छोटी हवाई पट्टी पर भी आसानी से उड़ाया जा सकता है। विकास के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश की जरूरत, शिवराज। कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और तकनीक के उपयोग से खेती को सरल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में खाद्यान्न के एक एक दाना बचाने के लिए फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन, पैकेजिंग, परिवहन एवं भंडारण व्यवस्था के विस्तार पर भी फोकस किया गया है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए कृषि को 750 करोड़ रुपए की एग्रीश्योर निधि एवं कृषि निवेश पोर्टल की शुरुआत की गई है। उन्होंने खेती में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि निजी निवेश की भी जरूरत बताई है और कहा है कि कृषि निवेश पोर्टल के जरिए यह संभव हो सकेगा। एग्रीश्योर निधि में नाबार्ड एवं कृषि मंत्रालय दोनों 250 और 250 करोड़ रुपए देंगे, शेष अन्य संसाधनों से मिलेगा। इस फंड से उपज मूल्य श्रृंखला बढ़ाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण, रोजगार सृजन एवं किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत में युद्धाभ्यास के लिए पहली बार अपने विमान भेजे हैं। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने वायुसेना के तरंग शक्ति 2024 अभ्यास के दूसरे चरण में हिस्सा लेने के लिए पहली बार अपने लड़ाकू विमानों को भारत भेजा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 6 स्क्वाड्रन से 3 EA-18G ग्रोवर विमान 120 वायु सैनिकों व अन्य कर्मियों को जोधपुर भेजा गया है। देश के सबसे बड़े बहुपक्षीय वायु अभ्यास का दूसरा चरण 30 अगस्त से 13 सितंबर तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, UAE, जापान, सिंगापुर भाग ले रहे हैं। मंगलवार को सुखोई 30 SKI के साथ अमेरिका के A-10 और तेजस के साथ ऑस्ट्रेलिया के EA-18 ने अपने जौहर दिखाए हैं। DRDO की महानिदेशक बनी राजलक्ष्मी मेनन। राजलक्ष्मी मेनन ने DRDO की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इसके साथ ही उन्हें सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। मंगलवार को आधिकारिक बयान में कहा गया कि डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन पुणे विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान में MSc करने के बाद 1988 में CABS में विज्ञानी के रूप में DRDO से जुड़ी हैं। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक संस्था के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर और PhD की उपलब्धि प्राप्त की है। एक पेड़ मां के नाम अभियान में ₹52 करोड़ पौधे। जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से धरती को बचाने के लिए देश में एक पेड़ मां के नाम से शुरू पौधारोपण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के तहत देश में अब तक करीब 52 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं। यह अभियान इस माह तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन यानी 5 जून को अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने एक पौधा रोपा था। यह अभियान सभी राज्यों में पूरे जोर शोर से चलाया गया और अपनी मां को याद करते हुए लोगों ने पौधारोपण भी किया है। यही वजह है कि 3 महीने में ही देश भर में 52 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। अभियान में केंद्र व राज्य सरकारों के साथ ही सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर मंगलवार को यह जानकारी दी कि गौरतलब है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि क्षरण को रोकना, सूखे से निपटना की क्षमता विकसित करना और मरुस्थलीकरण को रोकना है। ये थीम थी। यहाँ आंकड़े ये दिए गए हैं कि कहाँ पर कितने पौधे लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं, 14.58 यानी लगभग 15 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि कट्टरपंथियों के शिकंजे में बांग्लादेश। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका प्रख्यात साहित्यकार हैं तस्लीमा नसरीन। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। वो बताती हैं कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन को लेकर मुझे आरंभ में ही लगा था कि छात्रों द्वारा जायज़ मांग के हक में शुरू की गई यह मुहिम है, इसलिए इसका समर्थन भी किया। हालांकि उन छात्रों ने किसी को यह भांपने तक नहीं दिया कि इस आंदोलन का नक्शा इस्लामिक कट्टरपंथी और अलगाववादियों ने तैयार किया है। अब इन छात्रों ने पूरे देश में आतंक का माहौल बना दिया है। पिछले कुछ दिनों में ही इन कथित छात्रों ने करीब 1170 अध्यापकों को अपमानित कर उन्हें नौकरी छोड़ने पर विवश किया है। इनमें से अधिकांश अध्यापक हिंदू हैं। उच्च एवं प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त रहे हिंदू सहित समूचे अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जिहादी लड़के और सजा याफ्ता अपराधी जेलों से रिहा किए जा रहे हैं। जमाते इस्लामी और जिहादी समूह हिजबुल तहरीर से प्रतिबंध हट गया है। IS का झंडा लेकर हिजबुल तहरीर के लड़कों ने ढाका में रैली भी की है। इस समय बांग्लादेश की सड़कों पर राजनीतिक दलों से ज़्यादा जिहादी इस्लामिक जो समूह हैं वो दिख रहे हैं। ये लोग खिलाफत की स्थापना करना चाहते हैं। इससे पहले कि बांग्लादेश पूरी तरह से जिहादियों के चंगुल में फंस जाए, कुछ उपाय करने होंगे। इसमें सबसे पहले तो जल्द से जल्द निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव में आवामी लीग सहित सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। चुनी हुई सरकार मजहब के आधार पर की जाने वाली राजनीति खत्म करे। इस प्रक्रिया में जमाते इस्लामी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता न दी जाए, क्योंकि वह मूल रूप से मजहबी संगठन है। शेख हसीना सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को लेकर तमाम सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो हो रहा है वह भी
कतई सही नहीं है। शेख हसीना से सत्ता छीनने वालों का भी लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। चारों तरफ बर्बरता का नंगा नाच चल रहा है। मोहम्मद यूनुस या दूसरे जिम्मेदार लोग भी सार्थक हस्तक्षेप करते नहीं दिख रहे हैं। उल्टे उग्र युवाओं के विध्वंसात्मक और अमानवीय क्रियाकलापों के विभिन्न तरीकों से प्रश्रय दिया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का रवैया प्रचंड भारत विरोधी है। वहां भारत विरोधी कई रैलियां हो चुकी हैं। शेख हसीना को शरण देने से लेकर बांग्लादेश में आई बाढ़ का ठीकरा भारत पर फोड़ा जा रहा है। लगता नहीं है कि यह सरकार भारत से बेहतर रिश्तों की इच्छुक है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी मात्र 8% है। हिंदुओं का सफाया किए बगैर ये कट्टरपंथी मानेंगे नहीं। फिर सिया और अहमदिया मुसलमानों को भी खत्म कर देंगे। नास्तिकों, तर्कवादियों और उदारवादियों के लिए भी बांग्लादेश में कोई जगह नहीं होगी। फिर ये लोग आपस में ही लड़कर मरेंगे। उसके बाद भी इन्हें सद्बुद्धि नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश मध्य युग से चल रहा है, जबकि गैर इस्लामिक लोगों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का वहाँ पर लगभग बोलबाला हो चुका है। दूसरा आर्टिकल है सिर उठाते समानांतर सेंटर बोर्ड। यहाँ पर कंगना की फिल्म का जो विरोध किया जा रहा है, खालिस्तान समर्थक, ये खालिस्तान वाला जो टॉपिक है वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं एडिटोरियल पेज पर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम आते हैं बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि चालू वित्त वर्ष में 7% रहेगी विकास दर। देखिए, चालू वित्त वर्ष में के जो शेष महीने हैं उसमें वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बने रहने की संभावना है, लेकिन इसका भारतीय इकोनॉमी पर खास असर नहीं होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में 7% की आर्थिक विकास दर हासिल करेगा और अगले 2 वित्त वर्षों के दौरान भी इसकी विकास दर 6.7% के करीब रहेगी। विश्व बैंक ने भारतीय इकोनॉमी की ताज़ा स्थिति पर मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही है। यदि विश्व बैंक की यह बात सच साबित होती है तो साफ है कि वर्ष 2023-24 में भारत ने 8.2% की जो विकास दर हासिल की थी वह कम से कम अगले 3 वित्त वर्षों तक हासिल नहीं हो पाएगी। अनचाही कॉल करने वाले 2.75 लाख टेलीफोन कनेक्शन काटे। अनचाही कॉल को लेकर टेलीग्राम रेगुलेटरी ट्राई की सख्ती का असर दिखने लगा है। दूरसंचार कंपनी करीब 3 सप्ताह में अनचाही कॉल करने वाले 2.75 लाख टेलीफोन कनेक्शन को काट चुकी है। साथ ही ऐसी गतिविधियों में शामिल 50 इकाइयों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। ट्राई ने अनचाही कॉल को लेकर 13 अगस्त को सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें दूरसंचार कंपनियों को अनचाही कॉल में शामिल टेलीफोन कनेक्शन को काटने और इकाइयों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहा गया था। साल में 2 बार विदेश यात्रा करने वालों की संख्या 32% बढ़ी। साल में 2 या 2 से ज़्यादा बार विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या में 32% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को लेकर ऑनलाइन सर्च में महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं। ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप ने जून 2023 से मई 2024 की अवधि में ये डाटा एकत्रित किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के बीच सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्थान में संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और अमेरिका शीर्ष पर हैं। अब आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित भौगोलिक तौर पर छोटे से देश ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस देश की 2 दिवसीय यात्रा का उद्देश्य ब्रुनेई के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने की खुशी मनाना है। अगले 3 दिनों में 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में मंगलवार शाम 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से ब्रुनेई दारुस्सलाम के हवाई अड्डे पर उतरे। वहां की सरकार ने आतिथ्य सरकार दिखाते हुए क्राउन प्रिंस हाजी अल मोताही बिल्लाह को उनकी अगवानी के लिए भेजा। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अली बोलकियाह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और उसी दिन देर शाम सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्रुनेई ने प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता में रक्षा और ऊर्जा संबंधों को लेकर खास तौर पर बात होगी। युद्ध की न्यूज़ को हम स्किप करते हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेतृत्व में संकट। चलिए, तो ये आज का यानी 4 सितंबर 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।